दोस्तों 28 जनवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत होती है और इस मौत के 3 दिन बाद ही उनकी पत्नी सुनेत्रा को शपथ दिलाई जाती। यानी 28 को हादसा और 31 को शपथ। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी जल्दबाजी में यह शपथ क्यों कराई गई। सच यह है कि अपने पति के गम में डूबी सुनेत्रा भी जल्दबाजी में शपथ नहीं लेना चाहती थी और बहुत से ऐसे रिश्तेदार थे जो भी नहीं चाहते थे कि गलत मैसेज जाए कि इतनी जल्दबाजी में ये सब कुछ ना हो। लेकिन प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल और उनके कुछ साथियों ने दबाव डाला सुनेत्रा पे कि जल्दी शपथ लें वरना कुछ भी हो सकता है, शपथ जल्दी लें, ये फोकस था। और असली सच ये है कि प्रफुल्ल पटेल ही नहीं, दरअसल बीजेपी की एक ताकतवर लॉबी चाहती थी कि सुनेत्रा जल्द से जल्द शपथ लें। अब सच्चाई ये भी है कि एनसीपी के जो वोटर हैं, उनके जो समर्थक हैं, जो गांव वाले हैं, या आप कह सकते हैं जो दूर के रिश्तेदार नातेदार, किसी को भी ये रास नहीं आया कि इतनी जल्दी शपथ क्यों ली जा रही है। किसी को पसंद नहीं आया। और वैसे भी अगर आप संविधान देखें, कानून देखें, तो कहीं नहीं लिखा है कि ऐसी परिस्थितियों में अगर सीएम या डिप्टी सीएम की डेथ होती है तो 72 घंटे के अंदर ही शपथ दिलाना जरूरी है। यह शपथ 10 दिन बाद, शोक के बाकी कार्यक्रम, रीति रिवाज के बाद भी यह शपथ दिलाई जा सकती थी। कोई जल्दबाजी नहीं थी। लेकिन फिर भी आनन फानन में सुनेत्रा पवार को शपथ दिलाई गई। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून। अब अंदर की बात यह है कि प्रफुल्ल पटेल हो या सुनील तटकरे हो, इस तरह के जो एनसीपी के नेता हैं, ये तो बिसात पर मोहरे हैं। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता, ये भी चाहते थे कि डिले ना हो, जल्द से जल्द अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा शपथ लें, जल्द से जल्द, नो डिले। और ये डिले इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि अगर 10-12 दिन लग जाते शपथ होने में तो इसी बिसात पर दूर खड़ा एक बादशाह गेम कर सकता था। अब दोस्तों, जानकारों का कहना है, इनसाइडर्स का कहना है कि अमित शाह जिस दिन अंत्येष्टि में गए थे अजीत पवार के, उसके बाद जो उनकी बैठक हुई वहाँ पर प्रफुल्ल पटेल से चलते चलते, उसी में इशारों में बात हो गई थी कि जल्दी से जल्दी शपथ का आप तैयारी करिए। और तय हो चुका था कि सुनेत्रा पवार को ही शपथ डिप्टी सीएम की दिलाई जाएगी। अब आज जिस तरह की जो बैठकें हुई या एमएलएस ने जो है उनको नेता चुना, उसके बाद उन्होंने शपथ ली, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता है। और इसकी जो वजह है कि अमित शाह इस जल्दबाजी में क्यों थे, उसकी वजह यह है दोस्तों कि 17 जनवरी को, इसी 17 जनवरी को कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। उसमें शरद पवार थे, उसमें अजीत पवार थे, एनसीपी के सारे बड़े नेता थे। और उस मीटिंग में यह तय हुआ, बाकायदा उसका वीडियो है, उस मीटिंग में यह तय हुआ कि जो दोनों पार्टी, यानी अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी, जिसको अमित शाह ने तोड़ दिया था, इसको एक किया जाए, इसका विलय किया जाए। एक स्ट्रांग एनसीपी चाहिए। और अजीत पवार और शरद पवार, यानी चाचा और भतीजा, दोनों तैयार थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आज शरद पवार ने बाकायदा कैमरे पर कहा है कि अजीत पवार की इच्छा थी कि दोनों पार्टी मर्ज करें, स्ट्रांग एनसीपी बने। और शरद पवार ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि इतनी जल्दी में ये शपथ क्यों हुई और सुनेत्रा पवार ने ऐसा क्यों कहा। उनका हो सकता है कि ये प्रफुल्ल पटेल या सुनील तटकरे या पार्टी ने डिसाइड किया, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों, फैक्ट यह है कि 17 जनवरी को ऑलमोस्ट एक सहमति बन चुकी थी। इसी मीटिंग में ये सहमति बन चुकी थी कि दोनों पार्टी एक होंगी। और वैसे भी जो चुनाव हुआ कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटी के, उसमें दोनों पार्टी एक साथ लड़ी हुई थी, जिसको लेकर थोड़ा सा
फडणवीस बेचैन थे, अमित शाह बेचैन थे कि हो क्या रहा है। एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिल रहे हैं और यहाँ चाचा भतीजे दोनों मिल रहे हैं। यानी जो मेहनत हमने करी थी इन पार्टियों को तोड़ने के लिए वो तो खराब, वो तो ज़ाया हो रही है। ये सब लोग एक क्यों हो रहे हैं, एक छतरी के नीचे क्यों आ रहे हैं? और अगर ऑपोजिशन जितनी स्ट्रांग होगी महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए उतनी मुसीबत होगी। तो ये एक अमित शाह का आप कह सकते हैं या मोदी का ये प्लान था कि कहीं ना कहीं एनसीपी को एक नहीं होने देना। इत्तेफाक से इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई साजिश नहीं, लेकिन एक्सीडेंट दुर्भाग्यवश हुआ कि अजीत पवार की उसमें मौत हो गई। और आज शरद पवार ने ये भी कहा, ये भी चिंता जताई कि अब मुझे पता नहीं कि ये जो दोनों पार्टियां यानी मेरी एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी अब एक होंगी नहीं होंगी, विलय होगा नहीं होगा, मैं ये नहीं बता सकता। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अजीत पवार की इच्छा थी कि दोनों पार्टी एक हो। अब दोस्तों 72 घंटों में पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ या क्या क्या खेल हुए, मुझे लगता है इसकी तह में जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो या फिर एक तरफ शरद पवार हो या महाराष्ट्र की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, इस खेल का आगे भी असर पड़ने वाला है राजनीति पर। और आज इसीलिए मैंने वेंकटेश केसरी महाराष्ट्र पर नज़र रखने वाले एक बड़े पत्रकार, एक अनुभवी पत्रकार, 30-35 वर्षों का तजुर्बा है, मैंने उनसे कहा कि आप ज़रा अंदर की कहानी बताइए। आप ये बताइए कि भाई क्यों घबराहट है गुजरात लॉबी में और क्यों ऐसा हुआ। कम से कम किसी महिला को अपने पति की मौत का जो गम है उसका तो वक्त दे दो, आखिर ऐसी जल्दी क्यों हुई। वेंकटेश ने बहुत सारे अंदर की बातें बताई, मैं चाहूँगा उसको सुने। और साथ में अभिषेक भी होंगे जो हिंदुस्तान की, देश की जो राजनीति उस पर नज़र रखते हैं, उनको भी सुनिए आप। वेंकटेश जी, कहाँ तो ये पार्टी एक होने जा रही थी, शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार के साथ मिलकर पार्टी को एक करने जा रहे थे, लेकिन अब अचानक हम देख रहे हैं कि जो सुनेत्रा पवार हैं, अजीत पवार की जो पत्नी हैं, वो शायद नहीं चाहती हैं कि वो शरद पवार के साथ जाना। तो क्या इन दोनों परिवारों में बनती नहीं है? समथिंग इज रॉन्ग। नहीं, ऐसा है, बात ऐसी है कि ये पूरा खेल जो शुरू हुआ है जब दो ठाकरे ब्रदर्स बंधु एक हुए, उसके बाद में महाराष्ट्र के लोगों के सामने पॉलिटिकल अल्टरनेटिव दिखाई देने लगा। कॉर्पोरेशन इलेक्शन चुनाव में बंबई में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई दी, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ 4 सीट ज्यादा मिले हैं मेरल इलेक्शन में वहां। उसके बाद में जब ये अजीत पवार ने कहा कि हम और शरद पवार का जो एनसीपी है, हम दोनों पिंपरी चिंचवड़ और पुणे कॉर्पोरेशन का चुनाव एक लड़ेंगे, इकट्ठा लड़ेंगे, और उसके बाद में फिर हम जिला परिषद का भी लड़ेंगे। उसके बाद में बीजेपी आला कमान अलर्ट हुआ, उनको लगा कि ये रीजनल फोर्सेस अगर इकट्ठे हो गए और कांग्रेस उनके साथ में ज्वाइन हो गई तो महाराष्ट्र के सामने एक तगड़ा अल्टरनेटिव इमर्ज हो जाएगा। उसके बाद में एक हादसा हुआ और अजीत पवार की मृत्यु हो गई। उसके बाद में फिर बीजेपी की हाईकमांड बहुत स्विफ्टली एक्ट कर दिया उन्होंने, और उन्होंने प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल के थ्रू अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के एमएलएस को सत्ता के साथ में रहना है, वो विपक्ष में रहना नहीं चाहते, तो ये उन्होंने उनकी जो कमजोर कड़ी है वो पकड़ ली, कमजोर नस है वो पकड़ ली। और जो शरद पवार अगर इनके साथ में रहते तो फिर शरद पवार का लीडरशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा और ये तीनों किनारे हो जाएंगे, ये उनको कहीं ना कहीं डर था, नंबर 1। नंबर 2, छगन भुजबल जो अपने आप को ओबीसी नेता कहते हैं, उनको सभी करप्शन के चार्जेस से फ्री कर दिया बीजेपी और उनकी जो सरकार है केंद्र की और राज्य सरकार की। उसके बाद में प्रफुल्ल पटेल भी बरी हुए, उसके बाद में सुनील तटकरे भी उनको अभय दिया गया। तो ये तीनों काम कर रहे थे। तो अभी महाराष्ट्र की जो एनसीपी है सुनेत्रा पवार की, वो बीजेपी की बी टीम जैसा काम करेगी। केसी साहब, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारा जो ऑपरेशन था सुनेत्रा पवार को जल्द से जल्द शपथ दिलाना, हालांकि अभी भी मौत जो है लोग भूल नहीं पाए, अभी भी हेडलाइंस बनी हुई है, इतनी जल्दी जो शपथ दिलाई गई वो रुक भी सकती थी। क्या आपको लगता है कि अमित शाह का सारा ऑपरेशन था और वो चाहते थे कि जल्दी जल्दी जो कुछ करना जल्दी जल्दी करो, वरना शरद पवार जो है घात लगाए बैठे हुए हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। महाराष्ट्र की राजनीति में अमित शाह ये हाईकमांड बने हैं। कुछ भी प्रॉब्लम जब रूलिंग फ्रंट यानी महायुति उसको कहते हैं,
वहां कुछ प्रॉब्लम समस्या आ गई तो चाहे एकनाथ शिंदे हो, इसके परे चाहे अजित पवार हो, वो उनके पास जाते थे मिलने के लिए, सॉल्व करो ऐसा। गडकरी को उन्होंने कहीं महाराष्ट्र में रखा नहीं, नितिन गडकरी जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। तो ये सब खेल दिल्ली से अमित शाह के इशारों पे चल रहा है। बाकी की सब मोहरे है, जैसे देवेंद्र फडणवीस हो और बाकी के जो प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल, ये मोहरे है। खेल वहां से शुरू हुआ है, खेल वहां से शुरू हुआ है। और उनको लगता है कि महाराष्ट्र के क्षेत्रीय रीजनल पार्टीज अगर एक हो गए तो फिर हमको आसानी से महाराष्ट्र के ऊपर कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट जाएगा, कठिन जाएगा। बड़ी बात केसरी साहब ने कही, उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र की ये जो रीजनल पार्टीज हैं, शिवसेना हो, एनसीपी हो, अगर ये एक हो जाती हैं तो फिर मुसीबत बीजेपी के लिए होगी। इसलिए इनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाओ, इनको काटो और बांटो। और इसी तरह से अमित शाह का ये ऑपरेशन था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अजीत पवार की मृत्यु के उपरांत शरद पवार ताकतवर हो जाए। एक शक्तिमान वैसे भी हैं, सारी पार्टी उनके हाथ में चली जाए और फिर दिक्कत अमित शाह को होती, क्योंकि एनसीपी एक स्ट्रांग अपोजिशन की तरह इमर्ज होती कांग्रेस के साथ। मैं जरा अभिषेक के पास आ रहा हूँ। अभिषेक, ये बताइए भाई, आप तो दिल्ली की राजनीति देख रहे हैं, अमित शाह पे बड़ी जबरदस्त रिसर्च भी आप करते हैं। क्या अमित शाह और शरद पवार, जिस तरह से हमने इनके टकराव देखे हैं, क्या अमित शाह शरद पवार की लड़ाई के चक्कर में या उनके बीच में जो टकराव हमेशा से रहा है, अमित शाह वर्सेस शरद पवार, उस चक्कर में ये सारा ऑपरेशन कर दिया गया है? दीपक जी, दो चाणक्य एक नहीं हो सकते। ओके, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ये पुरानी कहावत है। अमित शाह को आप जहां भी देखें, जो बड़े पॉलिटिकल माइंड जिन्हें कहा जाता है, जैसे शरद पवार, जैसे नीतीश कुमार, इन लोगों से इनकी एकदम नहीं बनती। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण दरअसल यही है कि वहां पर झांसा दे पाना या किसी को ग्रैब कर पाना बहुत आसान नहीं होता, किसी को कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रख पाना आसान नहीं होता। शरद पवार को के साथ स्थिति क्या है कि शरद पवार को एक बार फिर से रिवाइव होने का मौका अगर मिल गया तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में आपको एक बार फिर से शरद पवार ही शरद पवार दिखेंगे चारों तरफ, भले ही उनकी उम्र कुछ भी हो गई हो। और इस पूरे खेल को देखें तो उसके बाद साफ लगता है कि एक तो अजीत पवार का जो ट्रेजिक डेथ हुई है, जिस प्रकार की परिस्थितियों में हुई, वो निश्चित तौर पर दुखद था। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का आला कमान एकदम से सक्रिय हुआ कि अब करना क्या है। महाराष्ट्र की डेमोग्राफी को देखें तो जहां तक मुझे लगता है कि 32% के आसपास मराठा वोटर है। अब 32% वोटर अगर 12% अल्पसंख्यक वोटर के साथ एकजुट होते हैं तो ये 44% का आंकड़ा बनता है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जीत और हार को तय कर सकता है। अजीत पवार के जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसमें मराठा समुदाय के सामने एक लीडरशिप क्राइसिस है कि शरद पवार के साथ ही चला जाए और सुप्रिया सुले को ही नेता मान लिया जाए, या मराठा फोल्ड में कहीं ना कहीं अलग अलग छत्र तैयार करने की जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि मुंबई और सबर्बन एरिया में शिंदे को रखो, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा इलाके में अजीत पवार को एक अलग करके रखो। मतलब कहीं ना कहीं मराठा वोटर्स को एक नहीं होने देना है। तो आप क्या कहना? चुनाव में 3 साल बाकी है सर, 3 साल लोकसभा चुनाव में बाकी है, तकरीबन 3.5 साल विधानसभा चुनाव में बाकी है। तो उसके पहले सुनेत्रा पवार को एस्टेब्लिश करना, अजीत पवार के बेटों को एस्टेब्लिश करना, ये बीजेपी की जिम्मेदारी अब हो गई है। अगर वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे तो ये सारे वोटर फिर से शरद पवार के साथ आ सकते हैं। जी, बड़ी बात। मुझे लगता है कि ये पूरा खेल खेला गया है कि पूरी राजनीति शरद पवार के हाथ में न चली जाए। जी, अमित शाह की शरद पवार से नहीं बनती है, ये कोई सीक्रेट नहीं, बल्कि ये सब दुनिया को पता है। और इस वजह से अमित शाह नहीं चाहते थे कि बाजी जो है अजीत पवार के मौत के बाद, ये बाजी शरद पवार चाचा के पास चली जाए भतीजे के डेथ के बाद। और इसलिए अमित शाह को कूदना पड़ा और जल्दी जल्दी उन्होंने आनन फानन में ये शपथ समारोह करवा दिया। एक चीज़ मैं यहाँ पर और जानना चाह रहा हूँ वेंकटेश जी, तो आपने सही तरह बताया कि हाँ भाई इसके डायनेमिक्स क्या थे। क्या ये भी बात सही है कि सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी हैं और अजीत पवार की जो पत्नी है सुनेत्रा, इनकी आपस में नहीं बनती, घर की भी लड़ाई है? सुनेत्रा जो हैं अजीत पवार की पत्नी जो हैं वो अपने चचिया ससुर शरद पवार, उनसे उनकी नहीं बनती। तो क्या दोनों परिवारों में एक तरह से
खाई है, टकराव था, ये भी एक कारण है कि अलग अलग मामला हो गया? ऐसा है कि पवार फैमिली महाराष्ट्र में बहुत ही यूनाइटेड या कंसोलिडेटेड मानी जाती है। सुप्रिया सुनीता पवार की शादी जो तय हुई वो शरद पवार ने की। ओके। तो ये फैमिली बॉन्डिंग है। सुनीता पवार ये डॉक्टर पद्मसिंह पाटिल जो शरद पवार के इस जमाने में राइट हैंड थे, उनकी छोटी बहन है। ये प्रपोजल अच्छा, उन्होंने ये दिया था। शादी, अच्छा शादी जो है इन्होंने तय करी, शरद पवार तय ने? की, उन्होंने शरद पवार को प्रपोजल दिया है कि मैं मेरी बहन की शादी आपके भतीजे के साथ में यानी अजित पवार के साथ में करना चाहता हूँ। और अजित पवार पढ़ने के लिए शरद पवार के घर में रहे बंबई में। तो ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। बॉन्डिंग की बात नहीं है। ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने से सुप्रिया के खिलाफ सुनेत्रा पवार को खड़ा करना पड़ा उनको, और वो हार गई। और ये आला कमान को, भाजपा आला कमान को पता है कि महाराष्ट्र अनप्रेडिक्टेबल स्टेट है। आज हम पावर में, इसका मतलब ये हरियाणा, ये गुजरात नहीं है या राजस्थान नहीं है या मध्य प्रदेश नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और उसके अंदर सबसे बड़े खिलाड़ी शरद पवार है। जैसा आपने कहा कि उनके एज कुछ भी होने दो, लेकिन उनका दिमाग शातिर है। तो ये उनको इसमें प्रफुल्ल पटेल की क्या भूमिका है? ऐसे प्रफुल्ल पटेल हो, सुनील तटकरे हो, छगन भुजबल हो, ये डरे हुए लोग हैं क्योंकि उनके खिलाफ केसेस थी। अपने को बचने के लिए बीजेपी के पास भी गए हो। वो बहुत बड़े लीडर तो कभी थे ही नहीं। अभी आपको क्या लगता है, अंतिम सवाल आपसे कर रहा हूं, क्या आपको लगता है कि पार्टी फिर से मर्ज हो सकती है, एक हो सकती है, जो अजीत पवार चाहते थे, या जो अमित शाह चाहते हैं वो होगा अब? ऐसा ये सब जो लेजिस्लेटर एमएलएज है, विधायक, उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर वो विधायकों को लगता है कि हमारे इंटरेस्ट ये रूलिंग फ्रंट में ये नहीं होंगे, तो कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। लेकिन इनके पास में सत्ता है, इनके पास में पैसा है, इनके पास में एजेंसी है। तो किस तरीके से होगा पता नहीं है। लेकिन एक बात सच है, अगर ये उनको लगा कि हम क्षेत्रीय दल एक होके बीजेपी को हरा सकते हैं, तो ये पोलराइजेशन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी भी हो सकता है। लेकिन ये सब इफ एंड बट्स की बात है। आज तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आज की जो पारी है, ये जो खेल है, वो तो बीजेपी ने जीता है। बीजेपी ने जीता, बीजेपी ने मौत के बाद भी, मतलब आप कह सकते हैं, फतेह हासिल कर ली। इस लेवल पे राजनीति उतर आई है कहीं ना कहीं। अभिषेक, आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि अब शरद पवार और कमजोर होते चले जाएंगे, भले ही वो आज भी सबसे टावरिंग पर्सनालिटी हो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में? क्या अब धीरे धीरे शरद पवार का सूर्य अस्त हो रहा है और एनसीपी अब सीधे तौर पे अजीत पवार की पत्नी ही चलाएंगी या अमित शाह चलाएंगे? दीपक जी, मैं इसके बिल्कुल उलट सोचता हूं, और इसलिए उलट सोचता हूं क्योंकि सुनेत्रा पवार अभी नई नई राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की स्थिति में आ रही है। अब तक वो पर्दे के पीछे थी, राज्यसभा में चली गई, वो अलग बात है, थोड़ा बहुत कोऑपरेटिव मूवमेंट से भी जुड़ी हुई थी। लेकिन आज 16-17 सालों से संसद में और सक्रिय राजनीति में सुप्रिया सूले है। तकरीबन 7-8 सालों से रोहित पवार हैं, जो शरद पवार के बड़े भाई के पोते हैं, और जिनके बारे में शरद पवार ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना भले ही पूरा नहीं हुआ, अब उस सपने को भविष्य में रोहित पवार पूरा करेंगे। ये बात महाराष्ट्र में सार्वजनिक तौर पर शरद पवार ने कही थी। तो कहने का मतलब यह है कि पवार परिवार से एक एस्टेब्लिश लीडरशिप है, और उस एस्टेब्लिश लीडरशिप के सामने शरद पवार के रहते हुए चूंकि ये दुर्घटना हुई है, उनके जीवन काल में सब कुछ हुआ है, और चाहे जितना बड़ा कद हो अजीत पवार का, इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि अजीत पवार को महाराष्ट्र की जनता बहुत बड़ा नेता मानती थी, बावजूद इसके शरद पवार की छत्र छाया में ही मानती थी, शरद पवार से बड़ा कद नहीं मानती थी। तो अभी स्थिति यह है कि शरद पवार जिसके सर पर हाथ रखेंगे, मराठा पॉलिटिक्स का न्यूक्लियस वहीं पर होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात अभी मुझे छोटा सा एक लाइन का जवाब, क्या आप भी मानते हैं केसरी साहब कि शरद पवार जिस पर हाथ रख देंगे वही नेता होगा, मराठा नेता? एक लाइन में जवाब। मैं एक ही लाइन में आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र पहले जैसा महाराष्ट्र नहीं रहा, उसका हरियाणा हुआ है। यहाँ हर गली में आपको आयाराम और गयाराम दिखेंगे। लॉयल्टी कुछ नहीं है, विचार कुछ नहीं है, सब बिकाऊ है, सब बिकाऊ माल हर पार्टी में वही उसका, आप उसको कोई पाक नहीं कर सकते। तो ये कहना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि कास्ट कॉम्बिनेशन बदल चुके हैं और प्रायोरिटी भी बदल चुकी है और पावर चाहिए, बस यही है। ठीक,
चलिए, वेंकटेश केसरी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में गली गली नेता बिका हुआ है, पैसे के दम पर नेता बनते हैं, और ऐसे में जहां चाबी है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ में। हालांकि अभिषेक का कहना है कि जहां तक चाणक्य की बात है तो चाणक्य एक ही है महाराष्ट्र में, उसका नाम शरद पवार है, उसका नाम अमित शाह नहीं है। तो शरद पवार ही रहेंगे। देखना यह है कि ये जो टकराव है अमित शाह और शरद पवार का, अभी तो एक उसका एक अस्थायी फेस हमको दिखा है। आने वाले समय में शरद पवार भारी पड़ते हैं या धीरे धीरे अमित शाह इस पार्टी को जिस तरह से वो चाहते हैं वही चलाते, नहीं पार्टी क्या धीरे धीरे अमित शाह के ही मुट्ठी में आ जाएगी। और ये चाहे सुनेत्रा पवार हों या फिर सुप्रिया सूले हों या फिर प्रफुल्ल पटेल हों या जो भी नाम आप देख रहे हैं, सुनील तटकरे से लेकर छगन भुजबल, ये सिर्फ मोहरे हैं। जो डोर है वो अमित शाह के हाथ में, डोर अमित शाह के हाथ में इसलिए क्योंकि पावर उनके पास है। केसरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस प्रोग्राम में आए शॉर्ट नोटिस पे। अभिषेक आपके बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।